हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही स्वीट सा चैप्टर। ठीक है, और बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका मैं बोलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है ना, कि इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है और चैप्टर भी बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स का मतलब होता है, जैसे अपन पढ़ा भी होगा आपने, मोशन। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में अपन बेसिकली क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? मोशन ऑफ केमिकल्स, मतलब स्पीड की, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। यानी कि अगर इसको अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जो अपने को फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर है, फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन आगे से लिखेंगे ROR। तो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ये दो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, यही। ठीक है, अब बात ये करती है कि ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे यार सिंपल सी चीज देखो कि अगर अपने पास कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में कोई भी आप केमिकल फॉर्म कर रहे हो, मान लो आप अमोनिया फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, आपने मान लो कोई प्लांट आपने कर रखा है, ठीक है, कोई आपने फैक्ट्री लगा रखी है आपने, जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है N2+3H2 से, और ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है इस तरीके से। अब आपको ये तो पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनेगा, इतना नॉलेज तो आपको था। बट अगर आपके पास ऑर्डर आ गया कि आपको 10 डेज के अंदर, ठीक है, 10 डेज के अंदर आपको मान लो कुछ ऐसे आ गया कि 1000 kg अमोनिया प्रोड्यूस करके देना है इतना, तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको ये भी पता करना होगा कि अपन किस रेट से, किस स्पीड से इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं कि अपना 10 डेज में अपन ये ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। तो फिर आप कौन से चैप्टर को याद करोगे? फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें केमिकल काइनेटिक्स अगर हमने पढ़ा हुआ है तो अपन इस क्वेश्चन को या अपने प्लांट को इस तरीके से सक्सेसफुल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जगह अपने पास आता है फैक्टर, ठीक है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन कि फिर अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अपने प्लांट में जो रिएक्शन है वो स्लो चल रही है तो उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, या फिर ज़्यादा फास्ट चल रही है तो उसको स्लो कैसे किया जा सकता है। तो ये फैक्टर्स अपने को पता होने वाले हैं। अब रेट के बेसिस पे ना रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन कौन सी? सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शंस, कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हो। कोई कौन सी एग्जांपल? लाइक जितनी भी अपने पास आयनिक रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयन रिएक्शन में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन अलग से नहीं होता, तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत फास्ट चलती हैं। जैसे आपने लिखा कि AgNO3 प्लस NaCl, इनकी रिएक्शन हुई तो आपको मिला AgCl प्लस NaNO3, तो ये एक आयनिक रिएक्शन थी, बहुत फास्ट हुई। आपने कोई एसिड बेस रिएक्शन लिखी, आपने लिखा HCl प्लस NaOH, एसिड बेस रिएक्शन लिखी, आपको मिला NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अब ये इतनी फास्ट होती हैं कि इनका रेट मेजर करना मतलब अपने कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंस्टेंटली हो गई, तो फिर इनका अपन क्या इफेक्ट करेंगे, क्या फैक्टर्स इनके पड़े, ये तो जैसे ही आप रिएक्टेंट मिक्स करोगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड जो है वो है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत स्लो चलती हैं। लाइक कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, लाइक कौन कौन सी रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ आयरन, सबने पढ़ा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन पे जंग लगने की जो रिएक्शन है, आयरन को अगर आप बाहर रख दोगे तो उसमें 5, 10, 20 मिनट में जंग नहीं लगता, उसमें सालों लग जाते हैं जंग लगने में। ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग टाइम चाहिए, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन चलती है। दूसरा कोई एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रेफाइट टू डायमंड कन्वर्जन, ठीक है, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन, तो ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। तो ये आती है वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में। तो ये जो दोनों ही रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इनको अपन केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? इनके ना तो कोई, ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है
तो ये तो इंस्टेंटली हो जाएंगी, और इनको स्टडी करने में अपने को सालों लग जाएंगे, बहुत ही स्लो चलती है, या फिर कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन है बहुत स्लो चलती है। तो ये दोनों ही केमिकल काइनेटिक्स में अपन इनको स्टडी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। अब अपने पास जो थर्ड रिएक्शन आती हैं, ठीक है ना, अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो जो रिएक्शंस हैं वो है ना तो ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा फास्ट, यानी कि उनको अपन बोल सकते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शंस, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी जो अपने पास रिएक्शंस की है वो है मॉडरेट रेट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो मॉडरेट रेट से चलती हैं, मतलब नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, ठीक है। तो जनरली ऐसी कैटेगरी में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना, मोलिकुलर रिएक्शंस। तो जनरली मोलिकुलर रिएक्शन इस कैटेगरी में आती हैं। लाइक एग्जांपल कि आपने लिखा H2+I2 2HCl, ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन है, ठीक है। N2O4 का डिकम्पोजिशन आपने किया 2NO2 में, ठीक है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हुआ तो आपको मिला N2+3H2। तो इस तरीके की जो रिएक्शन आती है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये ना तो ज़्यादा फास्ट चलती है और ना ही ज़्यादा स्लो चलती है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अपने को इसी टाइप की रिएक्शंस अपने को देखने को मिलेंगी, मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? वेरी फास्ट रिएक्शंस जो अपने काम की नहीं है, यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले। सेकंड इज वेरी स्लो रिएक्शन, वो भी अपने काम के नहीं है, उनको भी ज़्यादा अपन डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले। थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन कि नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, तो उनको अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। रिएक्शन में ज़्यादा अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी होगी। बस अपने को तो ज़्यादा स्टडी करना है किसके बारे में कि जो फैक्टर हैं रेट को इफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो मेन फैक्टर अपना यहाँ पे बार बार आता रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अपने को कैलकुलेट करना सीखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैसे देखेंगे? रेट जैसे अपन कभी भी इसको ROR से लिखेंगे बार बार, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सी चीज है। रेट अपन कैसे मेजर करते हैं किसी भी चीज का? जैसे आपने फिजिक्स में भी किया होगा ना, स्पीड या वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप क्या पढ़ते हो? चेंज इन पोजीशन या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो सिंपल यहाँ पे रिएक्शन के लिए अगर अपन कोई एक सिंपल रिएक्शन लिखी आपने, एक रिएक्शन लिखी आपने A to B, ठीक है। अब उस रिएक्शन A to B के लिए अपन ने क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। लेट्स से आपने एक सिंपल रिएक्शन लिख दी A to B, ये आपने रिएक्शन लिखी A to B। अब अपने को क्या पता है कि टाइम t0 पर इसकी कुछ भी कंसंट्रेशन अपने को दे दी। लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे दी? 10 मोलर। अब कुछ टाइम बाद ये कंज्यूम हो गया। लेट्स से आप आए 10 मिनट या 10 सेकंड के बाद, ठीक है। 10 मिनट बाद ये आपको मिला 6 मोलर, इतना मिला, मतलब ये कंज्यूम हो गया कुछ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गया होगा, वो अपन देखते हैं कितना फॉर्म होगा। तो ये है। अब अपने को यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो वो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन को अपन लिखेंगे डेल्टा C और पर यूनिट टाइम कितना? डेल्टा T। तो टाइम इंटरवल में कितना चेंज होगा तो वो अपन लिखेंगे ROR, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें A जो है वो इनिशियली कितना था? 10, अब 10 मिनट बाद ये कितना है? 6। तो इसका मतलब 10 था, 6 रिमेनिंग है, तो ये कंज्यूम कितना हुआ? 4। तो इसका मतलब 1:1 है, तो ये जो B प्रोड्यूस होगा उसका कंसंट्रेशन भी कितना होगा? 4 मोलर ये होगा। अब आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अब रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में अपन मेजर कर सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म्स में अपन मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड, ठीक है, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अपन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, जैसे अपन A है तो A क्या है?
ए डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट तो क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो ए डिसअपियर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, कैसे अपन उसको फाइंड करेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका लिखेंगे अपन, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROD क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका लिख रहे हैं अपन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रिएक्टेंट का लिखा जाता है तो इसको अपन ए लिखेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, 10 मोलर माइनस 6 मोलर, कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 0.4 मोलर पर मिनट, ये आ गया। तो कितना आ गया, 0.4 मोलर पर मिनट। सिमिलर इसी तरीके से अपन फाइंड करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है ए था, प्रोडक्ट जो है वो है बी। तो इसको अपन लिखेंगे ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, बी का। तो इसको अपन लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखेंगे, सिमिलर चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कितना चेंज आया, फाइनल कंसंट्रेशन 4 मोलर था, इनिशियल 0 था, कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 मोलर पर मिनट, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां पे अपने पास एक रिएक्शन थी A to B। अब A to B के लिए अगर अपन यहाँ पे 3 चीजें लिखी, पहले अपन ने लिखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A कितना आ गया, 0.4 मोलर पर मिनट। दूसरी चीज अपन ने लिखी, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस था। दूसरा लिखा रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, बी के लिए। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.4 मोलर पर मिनट। ये दोनों टर्म्स हैं। अब इनका रेशियो कितना है, 1:1। तो 1:1 है तो मतलब सेम आना भी चाहिए। तो आएगा कितना, 0.4 मोलर पर मिनट, ये भी कितना, 0.4 मोलर पर मिनट। अब बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आएगा इक्वल किसके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या फिर आप बोल दो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 मोलर पर मिनट। तो इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो तो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी आपको 3 टर्म से आप फेमिलियर हो गए, कौन कौन सी, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए आता है, प्रोडक्ट के लिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए आता है, रिएक्टेंट के लिए। और पूरी कंप्लीट रिएक्शन के लिए अपन क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, कितना, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चलिए बच्चों, तो अब अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं अपन क्या होगा। देखिए इधर कि जैसे आपने लिखा, कोई रिएक्शन लिखी है आपने, सिंपल सी रिएक्शन, वैसी की वैसी, A gives to B, ये रिएक्शन लिखी टाइम t0 पे, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आपने लिख दी 10 मोलर, और टाइम t 10 मिनट बाद आपने इसकी कंसंट्रेशन लिखी 6 मोलर। अब ध्यान से देखना आप कि अगर अपन यहाँ पे बात करें कि 10 मोलर और 6 मोलर, तो A कितना कंज्यूम हुआ, 4। अब A 4 कंज्यूम हुआ तो B कितना प्रोड्यूस होगा, ये ध्यान से देखना कि इनका रेशियो कितना है, 1:2। तो 1:2 है, तो अगर 4 कंज्यूम होगा तो ये प्रोड्यूस होगा, तो ये कितना होगा, 8M। अब अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A जो लिखेंगे तो अपन लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C, और कितने टाइम में, 10 मिनट में, यानी कि डेल्टा T अगर अपन टाइम लिख दें तो डेल्टा T। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख देते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं माइनस साइन, माइनस मतलब रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो ये माइनस, इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं C2 - C1 अपॉन T2 - T1।
तो ये अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। माइनस साइन, C2 कितना था 6 मोलर, C1 कितना 10 मोलर, T2 माइनस T1 टाइम कितना 10 मिनट, ये आपने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट की तो ये वैल्यू आ गई 0.4 मोलर पर मिनट। ध्यान रखना ये मिनट भी है, कहीं सेकंड भी आ सकता है, तो ये आ गई। अब अगेन अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये तो प्रोडक्ट था, इसके लिए तो अपन ऐसा ही लिखेंगे पॉजिटिव साइन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यानी कि कितना C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस T1 कितना 10 मिनट। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 0.8 मोलर पर मिनट, ये आ गई। अब अपन देखते हैं कि इस तरीके से आपने लिखा A का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो आया 0.4 और B का कितना आया 0.8। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर A 1 कंज्यूम हो रहा है तो B डबल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी कि B का रेट जो है वो कितना आना चाहिए डबल आना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल आपने सही लिखी कि इसका 0.4 आया तो B का अपीयरेंस कितना आएगा 0.8 आएगा। बट यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखें, तो जब भी ऐसी कोई सिंपल रिएक्शन नहीं हो, जैसे ये है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। पिछले वाले केस में अपन ने लिया था तो वो कितना था 1 था। तो फिर ऐसे केस में अपन रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से कैसे रिलेट करेंगे, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देखना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो अपन लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है जी बच्चों, यहाँ से अब इसको ध्यान से देखते देखते अपन कोई एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपने कोई रिएक्शन लिखी, ठीक है, M1A प्लस M2B, इससे जो आपको प्रोडक्ट मिला वो मिला N1C प्लस N2D। ठीक है, तो यहाँ पे M1 M2 N1 N2 ये क्या चीज है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, A एंड B रिएक्टेंट है, C एंड D क्या है प्रोडक्ट है। तो यानी कि रिएक्टेंट के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करते हैं। तो इसको ध्यान से देखना आप कि अगर अपन यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन पर मोल के लिए लिखते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो अगर अपन A के रिस्पेक्ट में लिखें तो A क्या है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा तो ये अपन क्या लिखेंगे माइनस साइन। माइनस साइन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/m1 और ये कितना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। ठीक है, दूसरा B के लिए कितना -1/m2, इसके लिए कितना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कितना, ये तो प्रोडक्ट है तो इसके लिए अपन प्लस साइन लिखेंगे 1/n1 और इसके लिए कितना चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और ये जो है D ये भी प्रोडक्ट है तो इसके लिए भी पॉजिटिव साइन तो 1/n2 और इसके लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो ये रिलेशन अपने पास आता है इस तरीके से। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल, ठीक है, कि जैसे अपने को कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी अपने को लिख दिया इस तरीके से कि 3A प्लस 4B गिव्स 3C प्लस 5D। तो इस रिएक्शन के लिए अपने को रिलेशन लिखना है इनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं, फिर जल्दी जल्दी बोलो। ROR इजिकल्स टू 1/3, इसको अपन लिखेंगे माइनस साइन। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ A अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इक्वल्स टू कितना -1/4 डेल्टा ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। दोनों क्या थे रिएक्टेंट। C के लिए कितना लिखेंगे अपन, C के लिए लिखेंगे अपन +1/3 डेल्टा ऑफ C अपॉन डेल्टा T। तो D के लिए कितना पॉजिटिव साइन लिखेंगे 1/5 डेल्टा ऑफ D अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन कितना डेल्टा T। तो इस तरीके से ये रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। अब ये रिलेशन अगर आपने लिख दिया तो फिर अपन रिलेशन से कई बार इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, तो वो भी अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो भी अपन नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। लिखिए उस एग्जांपल को। ठीक है, चलिए तो इस एग्जांपल को देखते हैं।
इस बार आपको जो रेट लो है वो इस तरीके से दे दिया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और इधर अपने को दे दिया +1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और +1/6 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो अपने को इसके लिए बैलेंस रिएक्शन क्या है वो लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो माइनस साइन किसके है, रिएक्टेंट के, बी के क्या है प्लस साइन और सी के भी पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब ए तो क्या होगा रिएक्टेंट, बी एंड सी क्या होंगे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख देते हैं कि ए जो है वो तो क्या होगा रिएक्टेंट और उसके बाद बी एंड सी ये दोनों क्या होंगे प्रोडक्ट। अब बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने होंगे। तो ए को डिवाइड किया है किससे 2 से, तो इसका मतलब ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, बी को डिवाइड किया 3 से तो बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, सी को डिवाइड किया 6 से तो सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। तो ये अपन ने रिएक्शन इस तरीके से लिख दी। तो अपन इससे रेट ऑफ रिएक्शन से ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं और इस रिएक्शन से अपन इस तरीके का ये रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन क्या है वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ये दोनों ही रिलेशन जो अपन ने इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही अपने सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया हुआ है। तो आपसे 3 चीजें पूछी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, 3 चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन इनके लिए रिलेशन लिख लेते हैं। जो अभी अपन ने लिखना सीखा था वो क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इसका N2O5 का कितना 1 कोएफिशिएंट है तो इसको अपन लिखेंगे 1/1 डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। NO2 के लिए कितना 1/2 डेल्टा ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना 1/1/2 डेल्टा ऑफ O2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये अपने को रिलेशन पता है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू गिवन है अपने को, इनमें अपने को NO2 वाला वैल्यू गिवन है, मतलब ये वैल्यू इतनी वैल्यू अपने पास जो है d ऑफ NO2 बाई dt यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 आपको गिवन है। ये वैल्यू कितनी गिवन है 0.4 मोलर पर मिनट। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ROR। तो ROR कितना लिखोगे 1/2 ऑफ डेल्टा ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी। तो ये वैल्यू अपन उठा के पुट कर देते हैं कितनी 0.4। तो ROR यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ROR वैल्यू पुट कर दो NO2 वाली। तो ROR अगर यहाँ से अपन लिखेंगे तो ROR की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू ये कितनी है वैल्यू 0.4। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी ROR की कितनी 0.2 मोलर पर मिनट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से ROR और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 ये तो क्या है इक्वल है। तो ROR को आप लिख सकते हो ROD ऑफ कितना N2O5। तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.2 मोलर पर मिनट, ये वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब अपन वैल्यू लिखते हैं O2 की। तो इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन अपन लिख सकते हैं, कोई सा भी यूज कर लो आप, इनमें से कोई सा पिक कर लो। तो वो अपन लिख सकते हैं 1/2 ऑफ डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ O2 बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर अपन लिखें डेल्टा ऑफ O2 बाई डेल्टा टी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 0.4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मोलर पर मिनट। तो इस तरीके से अपन किसी का भी रिलेशन में बस एक वैल्यू आपको जो दी है वो आपको पिक कर लेनी है, यहाँ पे वो NO2 वाली थी, बाकी कोई सी भी वैल्यू फिर अपन उसमें रिलेशन में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बस यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो अपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है वो मोलरिटी में होनी चाहिए, या फिर कोई गैसियस रिएक्शन है तो वो क्या होना चाहिए प्रेशर में, ठीक है। तो इसका अपन और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इसके अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।